बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर मैं मनोज मुल्दियार एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूं। और आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार के जो किसानों की स्थिति है और इसमें जो बदलाव अपेक्षित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार जैसा प्रदेश अगर तरक्की करना है तो इसका एक ही शर्त है कि कृषि के क्षेत्र में हमको विकास करना ही पड़ेगा। और आज के हमारे इस चर्चा में हमारे साथ सारे अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं एक एक करके सबका परिचय कराऊंगा और ये आज हम लोग के लिए काफी खुशी का दिन है कि हमारे बीच आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए विशेष रूप से श्री कामेश्वर चौपाल जी जुड़े हैं। और पूरा देश जानता है कि ये राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और अभी मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी बनी है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, उसमें भी हैं। दूसरे मेरे साथ जुड़े हुए हैं नंद किशोर सिंह जी। नंद आप कुमार सिंह। नंद रोहतास से कुमार आते हैं। जी नंद कुमार, जी जी सर, कुमार। नंद कुमार सिंह जी, नंद कुमार सिंह, जी यही जी ना? नमस्कार। जी जी नंद। हाँ, नमस्कार जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप रोहतास जिले से आते हैं और बिहार के एक जाने माने किसान नेता हैं, किसानों की चिंता करते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं। आज के इस पैनल में हमारे तीसरे अतिथि जो हैं वो है श्री विजय कुमार श्रीवास्तव जी, और आप पूर्णिया से आते हैं और सामाजिक राजनीतिक सरोकार रखने वाले आदमी हैं। हम सब लोग बिहार से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर जो किसानों की स्थिति है, खेती के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा है। और कहा जाता है कि जब तक बिहार विकास न करे तब तक देश का विकास अधूरा है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि देश के विकास की धुरी, देश के विकास की कुंजी अगर कहीं है तो वो बिहार में है। और बिहार जहां गंगा बीचों बीच बहती हो, प्रचुर मात्रा में जहां पानी हो, तालाब हो, कई तरह की नदियां हो, उपजाऊ मिट्टी हो, मेहनती किसान हो, फिर भी जो मुकाम या जो दर्जा खेती के लिहाज से हरियाणा को, पंजाब को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को हासिल है, मध्य प्रदेश को जो हासिल हो, उसमें कहीं न कहीं हमें लगता है कि थोड़ा और कोशिश करने की जरूरत है, थोड़ा और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार की कोशिश अपनी जगह पर है, हम उस पर भी आएंगे कि उसका कितना कोशिश है और उससे कितना परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी मैं जानना चाहूंगा, और सबसे पहले मैं कामेश्वर चौपाल जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ करने की जरूरत है। क्या जो खेती के विकास की दर है उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? इंट्रोडक्टरी एक दो लाइन में हम सबों से ये मंतव्य लेंगे और फिर अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कामेश्वर चौपाल जी, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए आपके समक्ष यह प्रश्न मैं ले जाता हूं कि बिहार में खेती के विकास के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, बिहार का जो भौगोलिक संरचना है वह अपने आप में अद्भुत है। हम कह सकते हैं, जैसा आपने कहा है कि बिहार प्रकृति के दृष्टिकोण से जल संपदा का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ नदियों के कारण से भूमि के प्रकृति में
इसलिए बिहार में जब कभी कृषि की बात आती है तो लगभग 12.5% भूमि उपजाऊ भूमि कह सकते हैं, जो दियारा के रूप में, टाल के रूप में, चावल के रूप में, चाचर के रूप में बिहार में है। और खास करके वह क्षेत्र काफी उपजाऊ भी है। तो बिहार के विकास की जब हम समग्रता से बात करते हैं तो वास्तव में कृषि उसका मूल आधार होगा। अभी बिहार मूल रूप से कृषि प्रधान देश है और इसलिए कृषि की उन्नति ये बहुत आवश्यक है। सरकार क्या किया नहीं किया इसके विषय पर हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन हमारे किसानों ने जो परिश्रम किया है, जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध संसाधन था, प्राकृतिक रूप से जो साधन उपलब्ध था, उसके आधार पर 2-3 चीज सामने आता है कि बिहार को सुधारने की आवश्यकता क्या है। जो हमारे उत्पादित माल है, उस उत्पादित माल का हम प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे किसान का आय बढ़े। अब पूरब में पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर का कुछ पोर्शन है, कुछ इधर खगड़िया है, समस्तीपुर है। आप देखेंगे कि केला की खेती, मकई की खेती, तंबाकू की खेती, मिर्चा की खेती बड़ी भारी पैमाने पर होता है। उसी तरह से लीची का, आम का, ये प्रचुर मात्रा में खेती होती है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री बननी चाहिए थी, जिसके कारण से किसान को सीधे सीधे लाभ होता, उसके अभाव में हमारे यहाँ के मक्के औने पौने भाव में बिक के चला जाता है। हमारे यहाँ के किसान के केला यहाँ औने पौने में बिक जाता है। यहाँ पर खैनी का उत्पादन हम देश में सबसे बड़ा करते हैं, लेकिन जर्दा की फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं है। तो मुझे लगता है कि कृषि केवल पैदावार से नहीं बढ़ेगा, कृषि आधारित उद्योग की जाल भी बिछानी होगी, ताकि किसानों को अधिक से अधिक अपने उत्पादन का मूल्य मिले और वो कृषि काम में जो अन्य कृषि से सबऑर्डिनेट काम है, पशुपालन का, मत्स्य पालन का, मखाने की खेती का, इन सब कामों में भी पूंजी इन्वेस्ट करे और बढ़िया से बढ़िया इनकम प्राप्त कर सके। मुझे लगता है कि बिहार में कृषि को प्रथम स्थान पर दे करके उस पर में प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रश्न को, जैसा कि आपने कहा और एक बहुत बड़े सेक्टर की ओर इशारा किया कि बिहार में प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो हमें संज्ञान में आता है कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक सपना बिहार के सामने रखा था कि मैं चाहता हूं कि हर भारतीय के थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन हो। नंद कुमार सिंह जी, जी जी, क्या बिहार उस दिशा में बढ़ा है जो नीतीश कुमार का सपना था कि देश के हर थाली में एक बिहारी व्यंजन जरूर रहे? इस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं और अगर कहीं पीछे छूटे हैं तो कितना पीछे हैं और क्यों? श्री नंद कुमार सिंह जी। अच्छा, इस बिंदु पर मेरा कहना है कि नीतीश कुमार जी ने जो सपना दिखाया था या सपना संयोग करके सामने जनता के बीच रखे थे, वो सपना सपना ही रह गया। बिल्कुल जहां उनका सपना था वहीं रह गया। इनके पहले, जैसा कि कमिश्नर चौपाल जी ने कहा कि प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, उत्पादन करने से सिर्फ आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी और कृषि पर आधारित जो उत्पादन है उसका जब तक प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा। उसी मसले पर एक सवाल आपको मैं रख देता हूं कि नीतीश कुमार जी के आने के पहले बिहार में और खासकर हमारे इलाके में, जो धनहर इलाका कहा जाता है, कि यहां बहुत सारी राइस मिलें थी। हर जगह हमारे जिला में कम से कम 500 राइस मिलें थी। बड़ी मिल कम से कम 300 और 200-300 छोटी मिल भी थी, जिसमें
धान का प्रोसेसिंग होकर चावल बनता था और बाहर जाता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से हमारी नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से चावल का प्रोसेसिंग भी खत्म, सारे राइस मिल दिवालिया हो गए, कहीं कुछ नहीं है, मिल नहीं चल रहा है, 5% भी मिल नहीं चल रहा है, सारे राइस मिलर जो है दिवालिया हो गए, मिल में काम बंद हो चुका। उससे उतना ही प्रभाव नहीं पड़ा, उससे उत्पादन का मूल्य भी, सही मूल्य भी मिलना बंद हो गया, और जो मजदूर थे जो काम करते थे हर मिल में 300, 400, 500 जो मजदूर 300 मिल में काम करने वाले मजदूर थे, पर वो मजदूर बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए और दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाने को मजबूर हो गए। तो इस बिंदु पर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए सपना दिखाया था गद्दी पर आसीन होने के तुरंत बाद, प्रोसेसिंग के मामले में उन्होंने टाल का नाम लिया, उन्होंने लीची का भी नाम वो लिए थे, वो मखाना का नाम लिए थे, लेकिन कुछ कहीं नहीं हुआ भी तो बहुत कम। यहां तक कि हमारे इलाके में टमाटर की खेती इतनी होती है कि टमाटर दूसरे राज्य में जाता है, झारखंड में जाता है, बंगाल में जाता है, लेकिन यहाँ एक भी टमाटो सॉस बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं, कोई प्रोसेसिंग प्लांट। ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन करने से ही नहीं, उत्पादन का उचित मूल्य जब तक नहीं मिल पाएगा तो कृषि नीरस होती जाएगी, नीरस होती जा रही है, लोग खेती करना छोड़ देंगे, खेती से लोग भाग रहे हैं। आज आप देखते होंगे, मैं पूरे बिहार की बात मैं कहता हूं, पूरे अपने राज्य का, कि खेती से नौजवान भागते जा रहे हैं, नई पीढ़ी खेती में उतरना नहीं चाह रही क्योंकि यह घाटे का सौदा होते जा रहा है। अभी आगे अगर इजाजत हो तो 1 मिनट हम आएंगे उस पर। वो जी, आपने एक दूसरा विषय उठाया है, उस पर हम आएंगे चर्चा के दौरान। इस बीच में आज इस चर्चा में शामिल करते हैं श्री विजय श्रीवास्तव जी को। और अभी तक जो चर्चा में उभर के आया बात कि बिहार, जैसा कि कामेश्वर जी ने कहा और इसी बात को इंडोर्स किया श्री नंद कुमार सिंह जी ने, कि आप प्रोसेसिंग में हम आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं, लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न और भी है कि जो हमारी क्षमता है, जैसा कि चर्चा में आया बात कि यहाँ जल बहुत है लेकिन मछली के उत्पादन में हम पीछे हैं, अंडा के उत्पादन में हम पीछे हैं, दाल के उत्पादन में मोकामा, बरैया, फतुहा में इतना बड़ा इलाका होने के बावजूद, जिसमें की क्षमता है कि देश का जो दाल का डेफिसिट है 30 से 40 लाख मीट्रिक टन का, उसको वो फुलफिल कर सकता है, लेकिन एक फसला होने के कारण और उसमें भी उत्पादन का अनिश्चितता है, बुआई का अनिश्चितता है, क्या कीमत मिलेगा यह भी निश्चित नहीं है, कितना पैदावार होगा यह भी निश्चित नहीं है। तो प्रोसेसिंग तो तब होगा ना सर जब हम उत्पादन कर पाएंगे। जी। जो अभी अनएक्सप्लोर्ड चीज जो है, और दूसरी बात है कि जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो कटिहार के अंदर जूट मिल था, जो चीनी मिल था, जैसा कि आपने कहा राइस मिल था, जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग के लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था वह भी खत्म हुआ और उसके जगह पर नया बन नहीं पाया। तो ये दोनों सवाल लेके मैं आपके पास आता हूं और इस चर्चा में आपको आमंत्रित करता हूं। पहले तो आप ये बताएं कि जो क्षमता का एक्सप्लोर नहीं हो पाना, पानी है, मछली के उत्पादन आज भी हमारे बाजार में आंध्रा से मछली आती है, यह एक चिंताजनक विषय है। अंडा का उत्पादन है, उसमें हम कहीं नहीं है, दाल के उत्पादन में पीछे हैं, तेल के उत्पादन में पीछे हैं। तो इसका क्या कारण आप देखते हैं? जैसा कि नंद कुमार जी जिधर से आते हैं रोहतास जिला में, तो वहां नहर उहर बहुत पुराने जमाने में बना था, तो धान का अच्छा पैदावार हो जाता है।
इसके पीछे क्या कारण है कि जो कुछ भी बिहार की क्षमता है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, हम अधिकतम उत्पाद नहीं ले पाते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? जी, हमें कहा श्री जा रहा विजय है। श्रीवास्तव जी। जी 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 जी, हम सबसे पहले कुछ बात को रखना चाहेंगे जो चर्चा में कम से कम आ जाता है कि उस पर आगे चर्चा हो। सबसे पहले तो आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो मूल विषय है बिहार का कृषि, उस तरह के कार्यक्रम में ये शामिल हो रहे हैं। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं बिहार के नागरिक की हैसियत से और 250 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला के नागरिक की हैसियत से। हम ये कहना चाहेंगे सर कि असल में कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान प्रदेश जो है वो बिहार है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली कृषि प्रधान राज्य है ये, लेकिन कृषि प्रधान राज्य का दर्जा किसको मिला हुआ है देश में? हरियाणा को, पंजाब को, महाराष्ट्र को। बिहार को क्या कृषि प्रधान राज्य का दर्जा मिला हुआ है या उसकी सुविधा मिलती है? अब हम जिस इलाके से आते हैं, इस इलाके की जो प्रमुख खेती है आज के डेट में वो मक्का की है। आप बताइए कि रूरल गोडाउन, उसके बाद आपको क्या कहता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, फसल बीमा योजना। आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी हैं, किसान नेता हैं और आप हैं, पूरे सक्षमता से बतलाइए कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का लाभ बिहार के किसानों को मिलता है? फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है? सब्सिडी का सही लाभ मिलता है? समय पे खाद बीज उचित मूल्य पे मिलता है? ये मूल समस्या है किसानों की। अभी मक्का के कारण ये सीमांचल और कोसी के किसान कंगाल हो गए। नाबार्ड की योजना है रूरल ग्रामीण गोडाउन की, बिहार सरकार के भी संबंधित विभाग की है। गांव घर में गोडाउन नहीं है और गोडाउन नहीं रहने के कारण फसल का जो सही समय पर सही कीमत का लाभ किसान नहीं ले पाते और उनको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तो बिहार के किसानों को मिलता ही नहीं है। वो मिलता है पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को। फसल के नुकसान की माफी जो है इन 3-4 राज्यों को मिलती है, बिहार तो कंसिडरेशन में कभी आता नहीं है। अब देखिए कि अभी साधारण सी बात है, फूड पार्क विकसित राज्यों में वो आम बात है। आज के डेट में भी बिहार में कितना फूड पार्क है, जरा बतला दीजिए। किसान से जुड़े हुए नेता हैं यहाँ, आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी हैं। एक फूड पार्क कंसेप्ट में आया खगड़िया में, माननीय मंत्री आई उसको उद्घाटन करने के लिए, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं हुआ था, वो भी नहीं हुआ। फूड पार्क किसानों का अधिकार नहीं है क्या बिहार के किसानों का? यदि आज फूड पार्क होता तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है बिहार का, वो फूड पार्क में जाता, उसको उचित कीमत मिलता, यहाँ के किसान अपग्रेड होते। तो ये सब कुछ ऐसी बात है। हमारा ये कहना है कि जो देश में सुविधा है किसानों के लिए, उस पर बिहार के किसानों का हक नहीं है क्या? क्यों नहीं मिलता बिहार के किसानों को इसका हक? बिहार के किसानों की उपेक्षाएं क्यों अब तक जारी है? ये सब कुछ ऐसी बात है। आज ये बिहार में पोखर और तालाब की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, और बरसात के दिनों में एक इलाका पूरा डूबा रहता है और दूसरा इलाका वो पानी के लिए तरसता रहता है। ये सच्चाई नहीं है क्या बिहार की? कैरो सिंह शेखावत पंजाब और हरियाणा ज्वाइंट संयुक्त पंजाब के जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारी जमीन जो है बिहार की उससे बहुत कम फर्टिलिटी है पंजाब और हरियाणा की जमीन की। सिर्फ उसका समतलीकरण कर दिया गया तो सिंचाई की बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई। हमारे यहाँ बरसात के दिनों में कोई इलाका बिल्कुल डूबा रहता है, कोई इलाका काफी सुखाड़ में रहता है। तो वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था बिहार में आज तक नहीं है, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज के डेट में लेटेस्ट कंसेप्ट में आप हम लोग के यहाँ फूड पार्क होना चाहिए, और इतना तालाब, इतना ये सब कुछ होते हुए आप अभी चर्चा कर रहे थे कि मछली आंध्रा से आती है, अंडा जो है आंध्रा से आता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि आंध्रा से मछली नहीं आए, आंध्रा से यदि अंडा नहीं आए, तो बिहारी का वो मछली खाना दुर्लभ हो जाएगा, अंडा खाना दुर्लभ हो जाएगा।
तो सरकार के लेवल पे बहुत सा चीज जो होना चाहिए बिहार में, इसको पूरे हृदय से स्वीकार करने की आवश्यकता है। आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी को ला के कार्यक्रम के आयोजक बहुत बड़ा काम किए हैं, कम से कम इनके माध्यम से वो सरकार में वो बात जाएगी। इसको मानना पड़ेगा कि आज के डेट में भी बिहार के किसान अपना हाथ जगन्नाथ के फार्मूले पे अपना किसानी करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये कटु सत्य है। अपना हाथ जगन्नाथ के बल पर, समय पे खाद बीज नहीं मिलता, सही कीमत पे नहीं मिलता, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं। आप ये किसान के लिए सबसे आवश्यक है गोडाउन। यदि उसके पास गोडाउन रहे तो वो अपने प्रोडक्ट को यदि उसमें स्टोर कर ले और फिर सही समय पर और सही कीमत पे उसको बेच दे। आज उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है। सरकार की योजना रहते हुए भी आज कोल्ड स्टोरेज के लिए वो नाबार्ड 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गोडाउन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन उसमें कोई सरकार का जो एजेंसी है वो उदारता और तत्परता से वो कोल्ड स्टोरेज ग्रामीण इलाकों में या विभिन्न जिलों में, आज आप सिर्फ नालंदा में जाएंगे तो गोडाउन ये कोल्ड स्टोरेज की संख्या आपको दिखेगी। वो संख्या क्या दूसरे जिलों में नहीं हो सकती उस तरह के? आज देखिए कि अभी कुछ दिन पहले प्याज और आलू का क्या कीमत था, आज 7 गुना 8 गुना कैसे हो गया? ये सिर्फ कोल्ड स्टोरेज यदि होता, जगह जगह होता, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता बिहार के लोगों को, और प्रत्येक वर्ष देखना पड़ता है, रूटीन में देखना पड़ता है। ये सब सच्चाई है। और जो आप चर्चा कर रहे थे कि क्यों ऐसा होता है, उन सारी बातों के पीछे ये सब आधारभूत समस्याएं जो है वो आती है। बहुत 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 ऐसा विषय है। धन्यवाद आपका सर, आपने बहुत विस्तार से यहाँ की स्थिति के बारे में बताया। लेकिन हमारे चर्चा का एक उद्देश्य होता है, स्थिति सभी को मालूम है, जो खेती कर रहे हैं किसान उनको तो प्रत्यक्ष अनुभव है, सरकार भी संजीदा है, सरकार को भी मालूम है और लोग को भी मालूम है। और जब सरकार की योजना पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हर स्तर पर उसके लिए योजना है, उसके लिए कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर वो चीज आती नहीं है उभर के। और देखा ऐसा भी गया है कि कुछ दिन पहले तक, जिस आपका आवाज थोड़ा बहुत इको होता है, तो एक सवाल लेकर मैं सीधे कामेश्वर चौपाल जी के पास जाना। जी सर। हम सर इसके पहले एक निवेदन हम करना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम की कम से कम एकमात्र लक्ष्य ये तय कर लिया जाए कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP का लाभ बिहार के किसानों को कैसे मिले, और निश्चित रूप से मिले। आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी के समक्ष इस बात को हम लोग रखें कि MSP का लाभ बिहार के किसानों को किसी भी हालत में अन्य राज्यों की तरह मिलना ही चाहिए और मिले। ये एकमात्र यही यदि कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के कार्यक्रम की सफलता बिल्कुल वो निश्चित हो जाएगी। जरूर जरूर, का लाभ तो सरकार को देना है ना। विजय बाबू, आपकी को थोड़ा पहले समझने की भी जरूरत है। MSP सरकार तय करती है, ये एक अलग बात है, उस पर आएंगे, उस चर्चा पर आएंगे। अभी हम जिस ओर ले जाना चाहते हैं चर्चा का, क्योंकि खेती के लिए जो सबसे प्राथमिक चीज होता है वो बीज और बीज की उपलब्धता। और ऐसा देखने में आया है, आपको भी संज्ञान में होगा कि कुछ प्रजाति जो पहले यहाँ फसल के रूप में उपलब्ध था या फसल के वैरायटी के रूप में उपलब्ध था, हम लोग के यहाँ प्रचुर मात्रा में दियारा के क्षेत्र में भी और बाकी के जमीन में भी एक लोकल टमाटर हुआ करता था, वो प्रजाति पूरी की पूरी विलुप्त हो चुकी है। और उसके जगह पर ये हाइब्रिड टमाटर आ गया है जिसमें वो खट्टापन या वो स्वाद नहीं है। इसी तरह से हम देख रहे हैं हमारे यहाँ एक जगह है सर मोकामा टाल में, जिसको मल्ली कोठी बोलते हैं, उसमें पूरे टाल क्षेत्र में तो चना का बुआई होता था, उसमें भारी गिरावट है और चना के जगह पर लोग अब
मसूर की बुआई करते हैं और वो एक तरह से कहिए इंडेंजर स्पेसीज में हो गया। आज भी कलकत्ता के अंदर मल्ली कोठी का चना कह के लोग बेचते हैं। मैं मोकामा से आता हूं, मैं जानता हूं कि जब मल्ली कोठी के किसान अपने खेत में चना लगाते ही नहीं है तो कलकत्ता में बिकता कैसे। मोकामा के अंदर इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था सर, बर्मा, श्रीलंका, जहां लाल मिर्चे का खेती होता था। अब भी मिर्चे का खेती हो रहा है अलग अलग जगह में, लेकिन दूसरे तरह का बीज आ गया। तो जैव विविधता के कारण और उसका जो उत्पादन होता था, उसमें जो स्वाद होता था, वो मिलता नहीं है। और एक तरफ तो हम इसमें भी पिछड़ते जा रहे हैं। जो हमारा देसी मक्का होता था उसकी खेती कम हो गई, उसके जगह पर हाइब्रिड मक्का आ गया। बीच में ऐसा भी स्थिति आया कि किसानों ने मक्का लगाया तो, लेकिन उसमें दाने नहीं आए। अब आप रोहतास से आते हैं, हमको मालूम है कि वहां मोकड़ी का जो चावल है वो अपने आप में एक ब्रांड है। भागलपुर का जी जी। कतरनी चावल है वो अपने आप में एक ब्रांड है। तो यहाँ लोकल कई ऐसे स्पेसीज हैं। जो अब मुजफ्फरपुर का लीची, शाही लीची है, वो ब्रांड है। मखाना यहाँ का विशेष उत्पाद है जो आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। हाजीपुर का जो केला है। तो ये जो जैव विविधता का चीज है, यहाँ दो चीज का उल्लेख किए हैं। एक तो कुछ चीज विलुप्त हो गई, और जो किसी न किसी रूप में सरवाइव भी की हुई है और उसको ब्रांडिंग नहीं हो पाना। प्रोसेसिंग तो एक अलग चीज है। हमको पता है कि आपके कैमूर का चावल दिल्ली जाता है सर, और दिल्ली जी में फिर उसका एक नया नाम होता है, ब्रांड होके फिर से वापस बिहार के बाजार में बिकता है। तो ब्रांड क्रिएशन मार्केटिंग का एक टर्म है। जब तक ब्रांड नहीं बनेगा आपका प्रोडक्ट, तो उसके लिए मार्केट खड़ा नहीं होगा। वो एमएसपी का मामला या बाजार का मामला वो एक दूसरा मामला है। कम से कम जो खासियत लिए हुए चीज था, वो मिठास आज के भुट्टे में नहीं है सर। आज जो नया नया वैरायटी आ गया है मक्के में सीड रिप्लेसमेंट के कारण, तो वो स्वाद नहीं आता है जो हम लोग का देसी मक्के में स्वाद था। और तो मैं नटसेल में जानना चाहूंगा, इस सवाल को लेके जाना चाहूंगा श्री कामेश्वर चौपाल जी के पास में, कि आप कमी कहाँ देखते हैं सर। ये जो स्थिति बनी है, अभी तक तीन बात उभर के आई है कि हम अपने क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने खासियत लिए हुए जो उत्पाद थे उसको बचा नहीं पाए हैं, हमारे यहाँ जो भी स्थापित मिल था, उद्योग था, धंधा था, उसको नहीं बचा पाए। कारण क्या है? हम लोग कारण पर जाएंगे और ये सारी बातों को सरकार भी सुनती है, सरकार तक भी बात पहुंचेगी कि, और ऐसा भी हम देखे हैं कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में बैठ के नीतीश कुमार देश के सारे प्रदेश के सारे किसान प्रतिनिधियों से भी बात की है, और एक कृषि रोड मैप भी बना 4 साल के लिए, फिर दोबारा कृषि रोड मैप बना, कई सारे विभागों को जोड़ के, और कहाँ क्या किया जाना चाहिए था। कमी आखिर है कहाँ? हमको जिस दिशा में जहां प्रगति करना था, जहां बढ़ना था, उस दिशा में बढ़ते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। बढ़ना तो एक अलग बात है। तो कमी आपके हिसाब से कमी कहाँ है? और कमी के बाद ये भी बताएं कि उसमें क्या करने की गुंजाइश है, क्या किया जा सकता है। श्री कामेश्वर चौपाल जी देखिए भाई साहब, हमारे दोनों माननीय सदस्य विजय बाबू और नंदलाल जी दोनों ने बहुत अच्छी बात कही है। इस संगोष्ठी में एक बात होनी चाहिए कि हम क्या हुआ, कितनी कमी, कितनी अधिक, इस पर चर्चा कम। हम सरकार को कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे लगे कि हम बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में चिंतन कर रहे हैं। देखिए सच बात यह है कि बिहार के अंदर कृषि आधारित उद्योग पहले काफी था। 70 के दशक में राज्य की स्थिति गड़बड़ाई।
70 के दशक में उस समय हमारे विजय बाबू को मालूम होगा, पूर्णिया के जोन में बनमनखी में गन्ना मिल हुआ करता था, और हमको आज उसको लगता है समाप्त कि कर दिया गया। नहीं, पूरी बात सुन लिया जाए तो जी ये जी जी समापन जी। हुआ। देखिए देखिए उसको इसमें किसने किया, कैसे किया कि मैं नहीं जाना, इसलिए कि 70 के दशक में नीतीश जी तो नहीं थे, उनको दोष नहीं दे सही सकते। बात। और पूरे बिहार में 37 गन्ना मिल था, जो एग्रोवेस इंडस्ट्री हुआ करता था, हजारों मजदूर उसमें काम करते थे, और बड़ी प्रतिष्ठा था देश में बिहार का चीनी उत्पादन के क्षेत्र में। वैसे ही राइस मिल की आप तो अभी केवल रोहतास की बात करते हैं, मेरे यहाँ उत्तर बिहार में निर्मली हब हुआ करता था चावल उत्पादन का। हम अपने आंखों से देखे हैं कि गोपालगंज से लेकर किशनगंज के बीच में सैकड़ों राइस मिल था। और यदि थोड़ा नंद बाबू आप पीछे जाइए और विजय बाबू, तो याद आएगा कि 74 में लेवी का काम शुरू हुआ था। 74 में सरकार हम लोग की नहीं थी, पहले पहले लेवी शब्द किसान पर लेवी लगता था, याद होगा तो स्मरण करिए। हाँ, याद है। और याद है, उसी लेवी जी के जी। कारण से कई किसानों को पकड़ के जेल में डाले गए, क्योंकि स्वतंत्र मार्केट में अच्छी कीमत पर वो अपना उत्पाद नहीं बेच सकते थे, और सरकार कम कीमत पर में उस समय गेहूं की खरीद करते थे, बाकी फसल भी। तो लेवी के कारण से जितने मिलों पर में टैक्सेस किया गया, वो सारे मिल लेवी के दबाव में आकर उत्तर बिहार के बंद हो गए। 24,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी बिहार में, हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़े थे। लेकिन 70 के दशक आते आते ये सारा का सारा उद्योग दम तोड़ने लगा था। अब रही बात कि पुरानी बातों को खोद करके किसी को दोषारोपण करते रहने से तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार में एक हम लोग के स्वतंत्र चर्चा जब हो तो उस चर्चा में हम लोग बिहार की आवश्यकता दिखावे, दोष किसी भी सरकार को न दिखावे। मैं मानता हूं, अभी भाई साहब ने कहा था कि कृषि रोड में बना था, काफी बड़ी मात्रा में प्रयास भी हुआ था। जो मूल विषय इनका था कि पुराने जो बीज थे वो समाप्त हो गए। देखिए भाई साहब, जब देश अपना आजाद हुआ था, 1931 के सेंसस में पूरे बिहार, उड़ीसा, इस सब की आबादी मात्र 3,47,00,000 थी, और आज सबको जोड़ दीजिएगा तो लगभग 7 से 8 गुनी आबादी बढ़ी है। उस जमाने में अकाल पड़ते थे। 67 में मैं हाई स्कूल में था, फाइनल ईयर में, उसी समय के विद्यार्थी था मैं, तो 67 में बड़ा भारी अकाल पड़ा था। उस जमाने में सारे एग्रीकल्चर के कृषि भूमि होने के बावजूद भी परंपरागत खेती होने के कारण से हम अपनी आवश्यकता के बराबर कृषि उत्पाद पैदा नहीं कर सकते थे, ताकि हम सबों को भोजन दे सके। इधर के दिनों में हमने कृषि क्षेत्र में विकास किया है, और जिसका दर्द अभी हमारे विजय बाबू के अंदर झलक रहा था कि हमारे उत्पाद को खरीदने वाले ग्राहक नहीं मिलते, उचित किसान को मूल्य नहीं मिलता। यदि हम प्रोसेसिंग करके मार्केट में खुद बेचें तो ऐसा कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगी। अब देखिए, मैं आपको बड़ी छोटी बात कहता हूं, समस्तीपुर में, खगड़िया में केले का उत्पादन होता है। आप ट्रेन में चलिए, केला है हमारे यहाँ का, और केला जब चिप्स बन के आता है तो 25 ग्राम केले के लिए 15 रुपये भुगतान करना पड़ता है, और हमारे किसान एक हत्था केला 4 रुपये 3 रुपये में बेच देता है। यही मक्का है, जब कन्फ्लेक्स होके हमारे मार्केट में आता है तो हमें 100 रुपये 150 रुपये किलो खरीदना पड़ता है, और हमारे किसान आज 7 रुपये 8 रुपये लेने वाला कोई नहीं है। तो यह जो वैज्ञानिक तकनीक से खेती बढ़ा है, उत्पाद बढ़ा है, तो हमको यदि सबको भोजन देना है, सबको खाद्यान्न सुरक्षित करना है, तो हमको आज के तकनीक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। परंपरागत खेती खाद से नहीं,
प्राकृतिक रूप से होता था, इसलिए में स्वाद टेस्ट ज्यादा होता था। आज हम जितने प्रकार के खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उसका असर न केवल फसल पर पड़ता है बल्कि भूमि पर भी पड़ता है। आप जानते हैं कि बिहार के लगभग 18 जिले असैनिक हो गए। हम जो कीटनाशक डालते हैं उसकी दवा जमीन भी अवशोषित करता है और उसके कारण से जल प्रदूषित हो रहा है। कुल मिलाकर मुझे यह कहना है कि बिहार को बढ़ाने की दिशा में कृषि की प्रमुखता सरकार को भी देनी चाहिए। हम सबों का भी प्रयास कृषि के लोकल का वोकल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम अपने उत्पाद को अच्छा कहें। हम मार्केट में जाते हैं, बेटी के बियाह करना हो तो बिहार का चावल नहीं खाएंगे, अब हम चावल खोजेंगे कहीं बाहर का। उसी प्रकार से हम अपने ही उत्पादन का उपयोग करें। और हमारे यहाँ एक बात और, नंद विजय जी के बात से हम सहमत हैं, नंद जी के बात से भी, कि हमारे यहाँ जो नौजवान है पढ़ा लिखा अब खेती से दूर भाग रहा है। खेती विज्ञान पर आधारित होते जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का प्रयोग बढ़ रहा है और किसानी का काम करने वाला व्यक्ति पढ़े लिखे घटते जा रहा है। लोग चौकीदार होना पसंद करेगा, किसान होना पसंद नहीं करेगा। देखिए, मैं बड़ी खुले मन से कहता हूं, जब मैं छोटा था तो मेरे घर में बूढ़े बुजुर्ग से सुनता था कि पहले खेती प्रथम स्थान पर होता था। उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, ऐसा लोग कहते थे। आज किसान को कोई सम्मान नहीं मिलता। किसान यदि ब्लॉक में चले जाए तो चपरासी को प्रणाम करना पड़ता है, वीडियो तो बहुत दूर की बात है। तो किसान जो है अधिक उत्पादन करता है, अन्नदाता हमारे हैं, वो उतने ही सम्मान के अधिकारी हैं। उनके उत्पादन से ही लोगों का सारा भरण पोषण चलता है और वास्तव में मनुष्य जीवन का संचरण तो किसानों के द्वारा उत्पादित माल से ही होता है। इसलिए किसान को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, सम्मान भी मिलना चाहिए। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए उनके उत्पादन का अधिक से अधिक मूल्य उसको कैसे मिले, इसका भी प्रयोग होना चाहिए। मैं अभी भागलपुर एक मित्र से बात कर रहा था 2 दिन पहले, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और किसानी के क्षेत्र में आया। ऐसे ही एक मधुबनी में मैं गया था, इंजीनियर है, नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी उनकी तनख्वाह थी, छोड़ के घर में आ गए। आप गांव में जाएंगे, गांव का कुछ अलग ही अध्ययन आपको ध्यान में आएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती नहीं करता, खेती छोड़ के शहर चल गया। उस खेती को उस नौजवान ने रेहन पर लिया। 20 एकड़ जमीन में सब्जी की खेती किया था। मेरा प्रवास था, मैं वहां ठहरा था, तो वो मुझसे मिलने आए और मुझको कहा, चौपाल साहब मैं आपको अपनी खेती दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा जरूर चलूंगा। और मैं जब उनके खेत पर गया तो मैं प्रसन्न तो हो ही गया था, उनको हृदय से धन्यवाद दे रहा था। 200 मजदूर को उन्होंने काम दिया है उसके आधार पर में, और कहा कि 24 लाख 25 लाख रुपया हम साल में लेबर को दे करके, खेती वाले को दे करके कमाते। तो वास्तव में हम अपने बच्चों में जो कैरेज घटता जा रहा है किसान के प्रति, वो जाएगा दिल्ली में 5,000 10,000 15,000 रुपये में दिन भर खड़ा रहेगा, लेकिन अपने घर में 5 एकड़ जमीन है उसमें नहीं लगेगा। तो एक माहौल बनना चाहिए कि कृषि कार्य में जो पढ़े लिखे लोग जाए उसको वैसे ही सम्मान मिले जो सरकारी नौकरी में सम्मान मिलता है। हमारे किसान यदि अधिक उत्पादन करता है तो उनको भी पुरस्कृत करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। हम वैज्ञानिक को सम्मान करते हैं, हम बड़े शिक्षक को सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं। वैसे ही सरकार को चाहिए अच्छे उत्पादन करने वाले, परिश्रम से काम करने वाले जो हमारे किसान है, मजदूर है, उनको भी सम्मान करके किसी काम को प्रतिष्ठा का जैसे ही स्थान पहले हासिल था वैसे ही मिलना चाहिए। और हम लोग समय समय पर वास्तविक जो हमको कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को बैठकर सूची बनाए, और ये सूची विरोध के भाव से नहीं,
समर्थन के भाव से नहीं, बिहार के कल्याण के भाव से हम सरकार और सरकार के तंत्र को अवगत कराते रहे इन सारी बातों से। ठीक है, तंत्र में भी दोष हो सकता है, हम लोगों में भी दोष हो सकता है, लेकिन हम ईमानदार मन से चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, हम स्वाभिमान से कह सकें कि हम बिहारी हैं। और एक बात बताते हैं, माननीय नीतीश जी का संकल्प, ये संकल्प था, मैं देखा हूं निकट से, उनके मन में दिल में था ये विषय कि बताइए हमारे यहाँ का ही कच्चा मटेरियल है। आप जानते हैं मार्केट में अचार खरीदने जाइए, सब बिहार का आम है और अचार बढ़ के बाहर से पैक होके मेरे यहाँ आता है। मेरे यहाँ का ही खैनी है, लेकिन खैनी प्रोसेसिंग हो करके जर्दा बन के, पत्ती बन के ये हमारे यहाँ आता है। हमारे यहाँ का ही हल्दी है, हल्दी है, लेकिन हल्दीराम का हल्दी मेरे यहाँ पॉकेट बन के आता है। हमारी हल्दी 7 रुपये 6 रुपये किसान बेच देता है और वो आता है तो 250-300 रुपये बिकता है। इसलिए सरकार पर हम लोगों को सुझाव देना चाहिए कि भाई हमारे किसान का जो उत्पादन है उसका सही सही उपयोग होगा, प्रोसेसिंग होगा, उससे हमारे बेरोजगार जो नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा और हम किसानी में जो लगे हुए हैं उसको हमको उचित मूल्य मिलेगा। हमारे किसान जो नौजवान है आज दूसरे राज्यों में जा रहा है, यदि यहाँ इंडस्ट्री छोटी छोटी लगे किसान के उत्पादन के आधार पर, तो किसान और किसान के जो नौजवान बेटे हैं वो दोनों को रोजगार मिलेगा और दोनों ही समृद्धि की ओर बिहार को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग किसान पर जो चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव चर्चा और बहुत अनुकूल चर्चा है। सीने में तो दर्द है, ये दर्द केवल किसी के विरोध में नहीं, बिहार के विकास के लिए दर्द है। इसलिए विजय बाबू को भी और नंद बाबू के मन में भी ये विषय लगता है कि भाई इंडस्ट्री बंद हो गई, ये काम नहीं हो रहा है। हम सब मिलेंगे और बिहार का एक ही मांग है आज के दिन में मेरे समझ में कि हम जब कभी किसान के विषय पर सोचे तो राजनीति से ऊपर उठ के सोचे। दुर्भाग्य है कि सब लोग विचार करता है अपने हित का, किसान को आज तक एक नहीं होने दिया। लोग किसान में भी जाति ला देता है, किसान को ले देता है। सम्मान मिलना चाहिए, उसके उपज का वाजिब। जी सर। जी हाँ, वही कहना था। जी सर, पूरा किसान जैसे सरकारी नौकरी करने वाले किस जात धर्म के हैं नहीं है, वो केवल नौकरी करने वाला है, वैसे खेती में लगने वाले जाति धर्म से ऊपर करके किसान किसानी है। और किसान के हित में जो बात है इस बात को मिल करके उठाना चाहिए। मुझको लगता है कि सरकार भी गंभीर है, रास्ता निकलेगा और बिहार को बहुत बड़ा फ्यूचर है। देखिए हरित क्रांति हो गया पंजाब में, हो गया हरियाणा में, अब हरित क्रांति यदि होगा तो बिहार और पूर्वांचल भारत में ही होगा, दूसरे स्थानों पर नहीं होगा। और सरकार को भी ये लगता है कि हरित क्रांति अब जब कभी होगा, पूरे भारत को यदि अन्न किसी को खिलाना है तो फिर से बिहार के एग्रीकल्चर को डेवलप कराना पड़ेगा। धन्यवाद। जी जी, हरित क्रांति अब कहीं होगा तो बिहार में होगा, पूर्वोत्तर में होगा। ऐसी मंशा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जाहिर किया है और उस पर काम हो रहा है। जहां तक आपने प्रोत्साहन की बात कही तो इसके लिए कई तरह के सम्मान की भी घोषणा और सम्मान दिया भी जाता है। और हमको पता है कि इधर कई वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार हमारे ही स्टेट को मिलता है। ये सारी चीजें हैं सर। अगर युवा खेती से पलायन कर रहे हैं तो इसके पीछे जो हम लोग का सामाजिक सोच है वह भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण आप अपने आसपास देखेंगे, जैसा कि एक आपने बताया, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो तमाम विसंगति के बाद, तमाम परेशानी के बाद भी खेती में बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत पूंजी निवेश करके आ रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। ये दोनों स्थितियां हैं। खेती से लोग भाग भी रहे हैं और खेती में जम के आ भी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सरकार जो भी कदम उठाती है या जिन कदमों की घोषणा करती है
उनके नियत पर प्रश्न नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका 100% जो होना चाहिए वो जमीन तक नहीं उतरता है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, वो जमीन तक नहीं उतरता है। मैं नंद कुमार सिंह जी से जानना चाहूंगा कि वो जमीन जी जी तक कैसे उतरे सर, और एक लाइन में या कुछ आप अपने विचार रखें कि सरकार से बिहार के एक कृषि के लिए चिंता करने वाले विशेषज्ञ के रूप में मैं आपका सीधा सीधा संदेश, आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि सरकार जी कौन सर। से ऐसे कदम उठाए कि इस जो जकड़न है इससे निकला जा सके। श्री नंद कुमार जी सिंह जी 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 बोल रहे हैं। पहले तो हम अपने गार्जियन कमिश्नर चौपाल जी को मैं बधाई देता हूं और नमस्कार करता हूं इस बिंदु पर कि इन्होंने जो कहा, यहाँ के सरकार की मंशा और किसानों की काम करने की क्षमता और नौजवानों को इसमें लगने की जरूरत इन्होंने कहा, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कृषि से लोग क्यों भाग रहे हैं। भागने का मूल कारण मैं 1 मिनट में ही बता देना चाहता हूं। आज किसान की फसल खेत से कट करके खलिहान में आ रही है। सरकार का एमएसपी का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी धान का तय किया है 1865 रुपए, और आज किसान के यहां कोई भी व्यापारी 1200 से ज्यादा क्विंटल धान लेने के लिए तैयार नहीं है, उसमें भी मुआवजा काट करके। अब आप ही सोचिए कि 1200 रुपए अगर धान किसान बेचेगा तो उसकी गति क्या होगी। मुनाफा को छोड़ दीजिए, उसका कमर टूट जाएगा, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। इस सवाल को मैं दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय चौपाल जी जुड़े हुए हैं। क्योंकि यही पंजाब और हरियाणा में या बिहार के अन्य राज्यों में जो अधिप्राप्ति होती है एमएसपी के दर पर, वो उत्पादन का 80 से 90% माने 70% से ऊपर 80-90% खरीदारी हो जाती है अन्य राज्यों में। लेकिन बिहार का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि 18-19 में 14% हुआ था, और 19-20 में मात्र इनका 20.15 हुआ था। यहां बिहार का उत्पादन 140 लाख मेट्रिक टन उत्पादन पिछला साल था, और खरीदी बिहार की सरकार ने करवाया मात्र 20 लाख मेट्रिक टन, जिसका चावल बना 14.5 लाख मेट्रिक टन। जबकि पीडीएस में चावल देने के लिए बिहार के बाहर से 30 लाख मेट्रिक टन चावल मंगाया जाता है, और उसके बदले में यहां भी धान लोग खरीद सकते थे। लेकिन उसका एकमात्र कारण है कि जिस एजेंसी, नोडल एजेंसी के द्वारा सरकार यहां किसानों का उत्पादित धान को खरीदवाती है, एसएफसी, वो एसएफसी अपना खरीद एजेंसी पैक्स को बनाया है, और इसके पास न बिल है, न बोरा है, न पैसा, कुछ नहीं है। सरकार पैसा देते देते दिसंबर से जनवरी ला देती है, और किसान का धान औने पौने दाम पर बिक जाता है। असली मजबूरी यहां पर है कि बिहार में अन्य राज्यों की तरह 80% खरीद क्यों नहीं होती। एमएसपी पर पंजाब हरियाणा में देख लीजिए, हमारे पास आंकड़ा है कि पिछला साल और इन साल का तुलना, मैंने 18-19 और 19-20 का आप तुलना करेंगे तो पंजाब और हरियाणा में 80 से 90% खरीद की गई है उत्पादन का, और बिहार में मात्र 18-19 में 14% और आपको 19-20 में 20% यही खरीद हुई है धान की फसल। बाकी जो उपज है वो औने पौने दाम पर, पिछला साल 300 से 400 प्रति क्विंटल, 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के कम दर पर, मतलब कि 1500 से 1600 के बीच बेचना पड़ा, और इस बार 600 से 700 रुपया प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी। वह बात सर सबों के संज्ञान में मेरा प्रश्न है आपसे कि आप सरकार से कोई एक चीज
कोई एक कदम जी क्या चाहेंगे कि सरकार इस दिशा में काम करे और इस कदम को उठाए? हाँ, सरकार से हम यही आप चाहते किसान हैं। के, बिहार के किसान के तरफ। जी सर। हम एक सवाल बने हेलो। सरकार से चाहेंगे। हेलो, आवाज जाती है हमारी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ, सुन हम आ रही रहे हैं। है। सरकार से यही चाहेंगे कि किसानों के हित के लिए अभी फिलहाल जो उत्पादन हुआ है उसका खरीद सरकार अपने सरकारी दर पर खरीदवाए, व्यवस्था करावे, और उसका कोई भी काम इम्प्लीमेंट उसका लागू सही ढंग से हो। अगर नहीं होगा, अगर उत्पादन का खरीद नहीं होगा तो किसान मर जाएंगे। 600 रुपए क्विंटल पर चौपाल साहब, ये समझ लीजिए कि 1200 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है। अब आप इस आवाज को सरकार तक पहुंचाइए कि सरकार धान का खरीद करे, नहीं कराएगी तो किसान मर जाएंगे। ठीक भाई साहब। हाँ, अगर खरीद एजेंसी उसके यही पास कम है। इस यही प्रश्न आवाज नहीं लेके जा रही मैं अब जी? विजय नहीं, एक चीज सर, श्रीवास्तव एक जी का। मिनट, हाँ, विजय श्रीवास्तव जी। एक मिनट सर। हेलो, सरकार जी खरीद बिल्कुल। एजेंसी बढ़ा ले। जी जी। एसएफसी के पास एक एजेंसी है, खरीद एजेंसी पैक्स। ये राइस मिलरों को लगा दे, नेफेड को लगा दे, बिस्कोमान को लगा दे, अन्य विभागों को लगा करके किसानों के धान को खरीद करावे, तभी किसान का कल्याण होगा और लोग किसान करने में जागरूक होंगे। नई पीढ़ी भी किसान की खेती करने में जागरूक होगी। ठीक। यही हम चाहते हैं। आपका कहना हम समझ गए। अब मैं ये जी विजय जी से जानना चाहूंगा कि आप सरकार के लिए आपका क्या संदेश है किसान के तरफ से, कि वो कौन से एक कदम एकदम तुरंत से उनको उठाना चाहिए ताकि बिहार में खेती का विकास को गति मिल सके? कोई ऐसा कारण जो कि आपको लगता है कि इस पर तुरंत काम होना चाहिए? विजय श्रीवास्तव। देखिए, जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप, और उस अच्छे प्रश्न का अच्छा ही जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में ले जाना चाहेंगे कि किसी बिहारी से या बिहार के बाहर के लोगों से पूछा जाए जीके के क्वेश्चन के तहत कि बिहार में किसान नेता कौन है, तो यहाँ पे जितने लोग हैं हम लोग, उन सबों से मेरा प्रश्न है कि बिहार के किसान नेता कौन है, तो शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन देश के कोने से किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि बिहार में इस जाति का नेता कौन है, इस जाति का नेता कौन है, तो शायद एक रिक्शा पुलर ही बतला देगा कि बिहार में इस जाति के नेता हैं, इस जाति के नेता हैं, इस जाति के नेता हैं। इसी पृष्ठभूमि में मेरा सरकार से सुझाव है, जो आपका प्रश्न है, कि बिहार सरकार को और बिहार के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं उन सबों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या आत्मनिरीक्षण करना चाहिए? कि जो भी किसान से संबंधित विभाग है, जो भी किसान से संबंधित पॉलिटिकल पार्टी में पद है, जो भी किसान से संबंधित सरकार में पद है, जो भी किसान से संबंधित सरकार की समितियां हैं, सरकारी या गैर सरकारी, उस पर मैंडेटरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ किसान समुदाय से लोगों को उसमें डालिए, तभी किसान का कल्याण हो सकता है। बिहार के किसानों का कल्याण गैर किसान कोई नहीं कर सकता, उसकी पीड़ा नहीं समझ सकता। हम शुरू में एमएसपी की चर्चा किए तो उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया, उसी को अभी भाई साहब एमएसपी पे बोल रहे थे। ये कितना दुखद है, बिहार में मक्का कितना इंपॉर्टेंट खेती होती है, हमारे अंचल में होती है। आदरणीय चौपाल साहब हमारे ही अंचल से आते हैं, और मक्का एमएसपी में शामिल नहीं है सर, आप पता कर लीजिए, मक्का एमएसपी में शामिल नहीं है। इसी तरह से जो ये पूर्णिया के अंचलों की जो समस्या है, इसी तरह से बिहार के विभिन्न अंचलों की अलग अलग समस्या है। इसलिए किसान से संबंधित जो भी पद राजनीतिक दल में है, जो सरकार में है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में है, उनमें सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध किसानों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए।
यही एकमात्र निदान है बिहार के किसानों की उपेक्षाओं का अंत का। और ये हम आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी से फोल्डेड हैंड से निवेदन करते हैं कि बहुत कठोरता के साथ कम से कम वो अपने पार्टी में इस बात को पहुंचाएं। हम बहुत दावे के साथ कहते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं उस बात की कमियां भाजपा में भी बहुत अधिक है। हम कहना चाहेंगे, हम प्रश्न करना चाहेंगे सबों से, अपने आप से भी, कि बिहार भाजपा में किसान के सबसे प्रमुख नेता कौन है। हम बतला देंगे ये हैं, लेकिन कोई उसको बिहार में मान्यता नहीं है। लेकिन किसी जाति का नेता पूछेंगे तो बिहार के बाहर के भी लोग बतला देंगे। जाति आधारित नेताओं का भरमार है बिहार में, लेकिन किसानों का नेता बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुझाव है आपका। और यही एकमात्र सुझाव है आज के मीटिंग को कठोरता के साथ और पूरे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग सभी व्यक्ति आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी से निवेदन करें कि कम से कम भाजपा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाके बतलाएं कि एक चर्चा थी, एक परिचर्चा थी, उसमें ये बात आई और आपके समक्ष हम लेके आए हैं और ये कटु सत्य है। भले प्रत्येक पार्टियां, क्या किसान के नेता कौन है बिहार में? किसान के नेता बिहार में कौन है सर? किसान का पद प्रत्येक राजनीतिक दल में है, किसान का पद जो है सरकार में है, मंत्रिमंडल में है। जींस पहनने वाला किसान का नेता है, जींस पहनने वाला पार्टी का पदाधिकारी है। किसान का भला का खाक होगा। पॉलिटिकल पार्टी को, बिहार सरकार को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, करना पड़ेगा अपनी भावी पीढ़ियों के श्रेष्ठ हितों में। नहीं करेंगे तो एक दिन किसान वही हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत बिहार में पैदा होगा और बिहार सरकार में जो भी सरकार हो उसको धूल चटाने के लिए वो व्यक्ति कोई ना कोई आज होगा। शायद उसमें 50 वर्ष लग जाए, 100 वर्ष लग जाए, तो ये 50 वर्ष और 100 वर्ष बिहार का बर्बाद नहीं हो। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी कृपा करके और बिहार सरकार कृपा करके इस गंभीरता को ले, किसानों के साथ मजाक नहीं करे। आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी से हम बहुत प्रसन्न हुए कि बिहार का किसान ब्लॉक में चपरासी को प्रणाम करता है। क्यों करेगा? सरकार को इसके लिए शर्मसार होना चाहिए, सरकार को इसके लिए लज्जित होना चाहिए, सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हमारा किसान जो, हम तो बातचीत के क्रम में लोगों को बोलते हैं कि एक समय आएगा कि आप एक लाख रुपया आप दुकानदार को देंगे, एक किलो चावल दे दो, जी सर, मेरा समय अब थोड़ा खत्म हो रहा है। करोड़ भी देंगे, मेरे पास चावल आपकी भावना से सब लोग अवगत हो चुके हैं और आपके जो विचार हैं उनके साथ हम लोग हैं कि किसानों के जो हित चिंतन करने वाले लोग हैं उनकी बात, चाहे पार्टी के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, विधान परिषद के अंदर हो, सरकार के पास या जो किसान के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है, किसान के लिए काम करने का दावा करने वाली संस्था है, हमारे यहाँ नफेड है और बिस्कोमान है, पैक्स है। एक ब्लॉक में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से लेके और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और आईसीआर है, आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके कृषि यूनिवर्सिटी है। इन सारे जगहों पर ये आपने बहुत वाजिब और इशारा किया है कि इन सारे जगहों से किसान नदारत है सर, लगभग यहाँ किसान नहीं है। नहीं तो आज अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकसभा में थे वो किसान की का उचित रिप्रेजेंटेशन किए होते लोकसभा में, तो किसानों को इस ठंड में अपनी मांग को लेकर दिल्ली के सड़कों पर उतरने की क्या आवश्यकता? जिस क्षेत्र का यह समस्या है। 243 में कितने किसान आए? 243 में विभिन्न राजनीतिक दलों को जोड़ दिया जाए, 243 में कितने किसान आए? कितने किसानों को टिकट दिया गया? क्या मजाक है किसानों के साथ? ये किसानों का प्रदेश है और उसका नेतृत्व गैर किसान कर रहा है। 243 बिहार विधानसभा में गैर किसान लोग भर गए हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्य है, भावी पीढ़ियों के लिए मजाक है, उसके लिए बहुत बड़ा इसको समय थोड़ा सा लेने की समाप्त हो रहा है, क्षमा चाहूंगा। और एक अंतिम कमेंट हम कामेश्वर चौपाल जी से जानना चाहेंगे
और प्रश्न वही है कि ऐसे किस कदम की ओर आप सरकार का ध्यान आकर्षण चाहेंगे कि वह एक काम वह तुरंत करे और निश्चित रूप से करे, ताकि बिहार के खेती को, बिहार के किसानी को थोड़ा गति मिल सके। श्री कामेश्वर चौपाल। देखिए, बिहार की सरकार ने बड़े गंभीरता से किसानी को लिया है। आपको ध्यान पर होगा कि 2010 से लगातार किसान रोड में बना करके सरकार प्रयासरत है। केवल मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कृषि को और किसान को मदद करने के लिए पंचायत स्तर तक आपने किसान सलाहकार नियुक्त कर दिया, लेकिन वो सारे मिशनरी ठीक ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको बार बार सरकार को प्रेरित करने का, मार्गदर्शित करने का या निर्देशन करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे ये सिस्टम में ही जंग लग जाता है। जिसको जो काम सौंप दिया, एक बार सुना फिर काम में नहीं कर पाता है। नीति में, नियत में कहीं खोट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर में सरकार को सक्रिय होने की आवश्यकता है, ताकि सरकार की जो नीति है वह नीचे तक लागू हो सके। तो मैं समझता हूं किसानों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इस चर्चा में काफी कुछ उभर के आया, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है कि किसान एमएसपी का गारंटी चाहता है, वह बात भी आई। बिहार में प्रोसेसिंग में काम करने की जरूरत है, यह बात भी उभर के आई। किसानों के प्रतिनिधि को उचित स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, नीचे के स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक। जहां किसानों के लिए नीतियां बनती है, वहां किसान की मौजूदगी हो, यह बात भी आई। और आज के इस चर्चा के लिए, और जो कामेश्वर बाबू ने जिस ओर इशारा किया, और वो शायद पूरे बिहार के नियति में है। यहाँ सरकारें नीतियां बना देती है और बना देने के बाद उसको वापस सही से फीडबैक नहीं मिल पाता है कि आपने जो नीति बनाई, आपने जो कार्यक्रम बनाया, आपने जो योजनाएं ली हैं, उसको चलाया है, वो जमीन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो कितने प्रतिशत पहुंचा, उसका जो एक होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसमें बहुत कमी है सर। सरकार को अविलंब ये एक मैकेनिज्म स्थापित करना पड़ेगा, ताकि उसके ऑडिट हो सके। उसके किसान के लिए अगर कोई नीति बनाता है, कोई कार्यक्रम बनाता है, कोई योजना चलाता है, तो उसका वो कितना वायबल है और कितना इम्प्लीमेंट हो सका, इसके बारे में सही सही फीडबैक वापस पहुंचे, इसके लिए निश्चित रूप से उसको एक मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आप सब लोगों से विदा लेता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।